आइए, तो लेसन नंबर 15 आपका है। पाठ का नाम है जैव विविधता और संरक्षण। सबसे पहले देखो, कल जो आपके प्रश्न रहेंगे उसमें हो सकता है कि दे दिया जाए कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो पहला ये प्रश्न आपका रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, इस पृथ्वी पर, सुन लो याद करो, इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव होते हैं, किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है, किसी का लंबाई माने कोई बहुत अधिक लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो इसी प्रकार की जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव का मतलब होता है जीवधारियों में, जीवधारियों में जो विविधता पाई जाती है, जीवधारियों में जो अंतर पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जीवधारियों में पाया जाना जो अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। चलो अब एक पास और आपके पास आती है कि भारत में जैव विविधता। याद करो, तुम लोग सब लोग पढ़े थे भारत में। तो भारत की जब बात होगी तो भारत का मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी जीव पाए जाते हैं, उसमें जो विभिन्नता पाई जाती है, उसमें जो अंतर पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि भारत में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, याद हुआ ना। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवधारियों में अंतर, जीवधारियों में अंतर। देखो इस संसार है ना, कोई भी मनुष्य को देखेंगे, कौवा को देखेंगे, कबूतर को दिखेंगे। अभी आपकी एक बिलाई आई थी, उस बिलाई को मैंने जब आई लव यू बोला तो बैठ करके वेट कर रही थी, प्रपोज कर रही थी वह। तो इसी तरीके से हमारे जीवधारी जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। तो भारत में जैव विविधता की बात होती है, तो भारत में भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भारत में जैव विविधता। अब एक चीज़ आती है बाबू कि जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, यानी जो जैव विविधता होता है इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे कि जैव विविधता के मुख्य रूप से कम 3 प्रकार होते हैं। एक आनुवांशिक विविधता, एक क्या होता है, आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, जैव विविधता के प्रकार में एक आनुवांशिक विविधता होता है और एक जातीय विविधता होता है, दूसरा जातीय विविधता। ठीक है, और तीसरा आपके पास होता है, उसका नाम होता है पारिस्थितिकीय विविधता, पारिस्थितिकीय या पारिस्थितिकीय विविधता। तो 3 प्रकार के विविधता आपके पास मिलेगा। कल आपके अगर क्वेश्चन आते हैं कि जातीय जो जैव विविधता होती है कितने प्रकार की होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो जैव विविधता होती है 3 प्रकार की होती है। जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं उसका नाम है आनुवांशिक विविधता, दूसरा आपका है जातीय विविधता, तीसरा आपका है पारिस्थितिकीय विविधता। तीनों आपको याद होना चाहिए कि जैव विविधता की जब भी प्रकार की बात करेगा तो 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक विविधता और जातीय विविधता और एक होता है आपको पारिस्थितिकीय विविधता। तो देखिए ध्यान से, आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है कि एक ही जाति में एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं, एक ही प्रकार की जो जात होती है, उनमें जितने भी जीव होते हैं जो विभिन्नता पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको उदाहरण में बताए थे सर्पगंधा, सर्पगंधा एक पौधा होता है। जब आप हिमालय के पश्चिमी इलाकों में जाओगे तो वहाँ उसकी आकार अलग दिखाई देगी, और जब हिमालय के पूर्वी भाग में जाओगे तो वहाँ पर उसका आकार दिखाई अलग देगा, जिसको हम लोग सर्पगंधा करते हैं। तो हालांकि एक ही जात के तो पौधे हैं, सर्पगंधा के सब पौधे हैं, लेकिन अलग अलग आप जब जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में तो उसको दिख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। कहीं ये सर्पगंधा के पौधे बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं का आनुवांशिक विविधता। एक ही जाति में आनुवांशिक गुणों के आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक विविधता। चलिए, आनुवांशिक विविधता के बाद आपके पास सेकेंड आता है जिसका नाम होता है जातीय विविधता। सब लोग याद करेंगे। दूसरा आपका होता है जातीय विविधता। तो जब भी बात करेगा जातीय विविधता में, तो जातीय में पाए जाने वाले जो विविधता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जातीय विविधता कहते हैं, जातीय विविधता कहते हैं। देखो अब जात की बात करो, मरुस्थल की बात ले लो, या कहीं जहाँ अधिक वर्षा होता है उसकी बात होता है। उदाहरण जरूर आप कौनों भी लिख देंगे सही है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर देखो पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, उसी जात के पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। जहाँ पर पानी कम होती है वहाँ पर पौधे क्या होते हैं, उसी जात के पौधे होते हैं, वहाँ सूखे वगैरह दिखाई देते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग जातीय विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के बारे में भी आप पढ़े थे। तीसरा पारिस्थितिकी विविधता के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ना कि पारिस्थितिकी, आपको याद होगा पारिस्थितिकी किससे कहता है
कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। माने मनुष्य, हम बताए थे आपको, हम मनुष्य हैं, हमारे और जो ये वायुमंडल है, जैसे सूर्य है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे वायु है, मिट्टी है, जल है, इसके जुड़ाव जो है, इसके संबंध के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पारिस्थितिकी विविधता किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के कारण जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये पारिस्थितिकी विवाद जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे भारत में अगर आप चले जाएं, भारत की ही बात करें, भारत एक क्षेत्र का नाम है, और भारत में रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र सूखा वगैरह ज़्यादा वहाँ पर रहता है, तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। और अगर जहाँ मैंने कहा था कि चेरापूंजी वगैरह में आप चले जाएँ, वहाँ वर्षा बहुत अधिक होता है, तो वहाँ के जो पौधे का रंग रूप होगा वो अलग तरीके से होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कारण जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। अब पारिस्थितिकी विविधता के प्रकार भी आपको याद होगा कि पारिस्थितिकी जो विविधता होती है 3 प्रकार के, एक अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। जो पारिस्थितिकी विविधता होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का। अब यहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पारिस्थितिकी विविधता आपसे पूछे, खूब बढ़िया से आपको तैयारी होना चाहिए बाबू। देखो कल बच्चे जो जितने भी बच्चे थे, जो भी बच्चे को किसी दूसरे काव्य में देख कर लिख रहे थे, सबके घर फोन जा रहा था कि आपका बच्चा देखिए ये नकल कर रहा है, पिताजी बहुत ही दुखी हो रहे थे। अगर आप नकल करेंगे तुरंत आपके पिताजी के पास फ़ोन जाएगा। फ़ोन क्यों जाएगा, आपका कर्तव्य बनता है कि आप बिना देखा देखी, ताका ताकी, झाका झाकी से ही आप लिखें। तो कब आपका लिखाएगा जब खूब अच्छे तरीके से आपकी जानकारी होगी। कायश्वरिया जी कल आपको बहुत भर के बैठाएंगे, बहुत नकल करके आप लिखते हैं। जब आपको जानकारी तो डर डर का ना बात के, जब आरा जी ना घर में दकाना बांट के। हाँ तो आइए पारिस्थितिकी विविधता के प्रकार। पारिस्थितिकी विविधता के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कबो नहीं भूलेंगे तुम लोग। बायोलॉजी आपका प्यारा विषय है, बायोलॉजी से आपका बेतहा मोहब्बत है, और बायोलॉजी आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा भी है, आप पढ़ रहे हैं तो। चलिए, एक आपका होता है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता, देखो अल्फा विविधता। एक होता है बीटा विविधता, बीटा विविधता। एक आपके पास होता है गामा विविधता, गामा विविधता। ठीक है, तो 3 प्रकार की विविधता आपसे पाई जाती है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और क्या होता है, गामा विविधता। तो देखो ध्यान से, अल्फा विविधता में क्या होता है, एक ही आवास में, देखो अल्फा का मतलब होता है एक ही, एक मतलब अल्फा, एक मतलब एक ही आवास में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके संख्या में जो विविधता पाई जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अल्फा विविधता। बात समझ रहे ना, एक ही आवास में पाए जाने वाले जीवों की संख्या में जो विविधता होती है उसको अल्फा विविधता कहते हैं। एक ही आवास में, मान लो घर है, इसमें सब चूहे पाए जाते हैं, लेकिन कोई चूहा का है छोटा है, कोई चूहा बहुत बड़ा है, बहुत छोटा बड़ा होता है, तो उसमें जो विविधता पाई जाती है, कोई काले रंग का है, कोई सफ़ेद रंग का है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा विविधता। एक ही आवास में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही बिल अगर होगा तो उसमें रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा विविधता। चूहा का मतलब जानते हो, एक दिन में वह एक रात में 32 फीट तक नीचे कूद सकता है। अगर ना कूदे तो उसका दांत इतना बड़ा हो जाएगा कि अगर यहाँ पर है तो अगर चाहे तो वह पाने पट्टी से कोई वस्तु खींच सकता है, लेकिन करता रहता है, इसलिए दांत उसकी छोटी रहती है। बात समझ रहे ना। आइए, बीटा विविधता होता है ना 2 या 2 से अधिक आवासों में। सुन लो, अब 2 या 2 से अधिक आवासों, मान लो कि ये आवास है, एक वह आवास है, या 2 या 2 से अधिक आवासों में जो जीवों में विविधता पाई जाती है उसको हम लोग बीटा विविधता कहते हैं। बात समझ रहे ना। उसके बाद से गामा विविधता होता है, एक ही क्षेत्र में, अब एक ही क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र, जैसे भारत एक क्षेत्र हो गया और उसमें जितने भी जीवों में विविधता पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं कौन, गामा विविधता। जैसे रेगिस्तान है, अब भारत एक तो क्षेत्र है ना, एक ही क्षेत्र में रेगिस्तान की बात ले लो, हिमालय प्रदेश की बात ले लो, कलकत्ता की बात हो, सबका जो आवास देखोगे, जो जीवों की संरचना देखोगे, सबकी बनावट अलग अलग होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गामा विविधता कहते हैं। चलो, पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती है, आइए आप सब लोग जानते होंगे, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपका है, पृथ्वी पर तथा भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती है। पृथ्वी पर और भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती है, कितनी जातियाँ पाई जाती है। अब आपको पहला पार्ट से पढ़ाया जाए, खूब ध्यान से पढ़ते रहिए।
अब आपको एक टॉपिक है ना, IUCN। IUCN जिसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स अब इसी के अनुसार जो भी आपके डाटा है, कितने जातियाँ भारत में हैं, कितने जातियाँ इस पृथ्वी पर हैं, कितने जातियों के बारे में आपने जिक्र किया है, यही होता है IUCN, इंटरनेशनल के हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय का, जिसको पूरे देश का देख रेख करता रहता है। तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यही आपका होता है ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एकदम याद कर लो सब लोग आज। तो देखो इसके अनुसार 15 लाख जातियां माने पृथ्वी पर उपस्थित हैं। प्रति वर्ष लगभग 15,000 से अधिक नई जातियों को खोज हो रहा है। लगभग हर साल 15,000 नई जातियों का क्या हो रहा है? खोज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। हर वर्ष 15,000 जातियों के इस भारत में खोज हो रहा है। और तीसरा ये कह सकते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी पर अभी आकृत जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं। 100% अगर मान लो पृथ्वी पर अगर बात करें तो 100 अगर जीव को आप आकलन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 70 केवल जंतु हैं। 70 केवल क्या है? जंतुओं की संख्या अधिक है बाबू। और जो 70 जंतु हैं और लगभग 30% मतलब 100 में 30 को जंतु, 30 को आपके पादप हैं और 20% यहाँ पर पादप पाए जाते हैं। 8% अन्य जीव भी पाए जाते हैं। यद्यपि भारत में भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन यहाँ जाति विविधता 2.4 का 4 गुना 8.1%। अच्छा, सब आपको याद होना चाहिए। ये आपसे पूछे कि बताओ इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जंतु पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 70%। कोई आपसे कहा कि इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पादप उपस्थित है? 22%। इस धरती पर कितने प्रतिशत अन्य जीव है, जैसे सूक्ष्म जीव? 4% है। भारत का कितना वन क्षेत्र है? तो 2.1% है, 2.4 है। और भारत का जो टोटल जैव विविधता है कितनी पाई जाती है? 8.1% पाई जाती है। ठीक है। विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों के सारणी कितनी जातियाँ आपको पहचानी गई है, सबको याद भी होगा। कि अगर आपसे पूछ दे, देख लो तुम लोग ध्यान से एक चीज़, कैसी आपकी बात होगी, तुम लोग तो बहुत ध्यान से ही देखना। लड़कियों लोग को तो बहुत आगे जाना है, चाँद के पार जाना है, चाँद को उस पार जाना है, और ज़िंदगी में बहुत कुछ बनना है। ज़िंदगी तब तक आपका सार्थक नहीं होगा जब तक कुछ आप बन ना जाए, कभी किसी के काम ना आ जाए। ज़िंदगी ऐसा नहीं जीना चाहिए कि घर के अंदर कैद हो जाए और फिर आप अपनी ज़िंदगी को जिए। इसीलिए आप हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कुछ करें। करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए मान लें आपको पूरा टैलेंटेड होना पड़ेगा, पूरा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर जातियों की, विश्व की जातियों की सारणी की बात करेंगे तो मैंने कहा था पहला नंबर था आपका उच्च पादप। उच्च पादप की कितनी जातियाँ पाई जाती है आपको याद है? 2,70,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,70,000 पाई जाती है। कशरेकु का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कितनी? 53,239 जातियाँ इसकी पाई जाती है। उसके बाद से मछलियाँ हैं। मछली तुम लोग खाते हो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्या बाहर निकाल करके मछली को बाल्टी में रखने पे जीवित रह सकती है? कुछ समय तक जीवित रह सकती है, फिर वो मर जाएगी, क्योंकि उसको चाहिए उभयचर के मतलब जानते होंगे जो जल में भी रहते हैं। और 47-80 जातियाँ इसकी उपस्थित है। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, सांप वगैरह इसमें आएंगे। 7150 इसमें उपस्थित है। फिर आपके पक्षी की जब बात करेंगे, अरे पक्षी भी तो बहुत अच्छी होती है, 97 सब आपकी हो जाएगी। स्तनधारी जैसे आप लोग हैं, हम भी स्तनधारी है, लेकिन हमारा स्तन जो है विकसित नहीं है। स्त्रियों का स्तन क्या आता है? विकसित होता है। 46 से 50 आपका हो जाएगा। सवाल की बात करते हैं, सवाल की बात करेंगे कितना? 4,000 दिया है ना, 40,000 सवाल, 40,000। अब सवाल की बात करेंगे तो एक चीज़ भी आप पढ़े थे इस समय,
याद करो, एक चीज़ भी पढ़े थे कि सवाल को भारत में लाया गया, थोड़े समय के लिए ऑस्ट्रेलिया से पूरा फैल गया, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं विदेशी जीवों का आक्रमण, विदेशी जीवों का आक्रमण। चलिए, और उसके बाद से कवक का सवाल का नाम सुने। फिर कवक, कवक की बात करेंगे तो कितनी जातियाँ? 72,000 जातियाँ इसकी पाई जाती है। जीवाणु आइए, जीवाणु को तो 40,000 जातियाँ पाई जाती है, अभी तक खोज हुआ है 40,000 जातियाँ जीवाणु की उपस्थित है। अगर विषाणु की बात करेंगे तो इसकी कम है, विषाणु की अगर बात करते हैं इसकी कम है। कितनी आपकी है? 15,000 15 से 50 है, ठीक है। तो 15 से 50 आपकी इसकी जातियाँ उपस्थित है विषाणु के। क्रस्टेशियन, यह भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव में ही आते हैं। क्रस्टेशियन की जो पूरी जातियों की बात करेंगे वो आपके पास कितना होगा? 43,000 हो जाएगा। इसी तरह से और भी है, मोलस्का हो जाएगा। क्रीमी मोलस्का का कितना है? 70,000 है। क्रीमी का मतलब केचुआ वगैरह जिस बात है 25,000 है। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो 40,000 है। अन्य की 1,10,000 है। कीट सबसे अधिक कीट है 10 लाख, हाँ 25,000 सबसे अधिक कीट ही इस धरती पर उपस्थित है। चलिए, अब बात आती है भारत में जैव विविधता। तो भारत में जैव विविधता की बात अगर कोई आपसे पूछे तो सबको याद होगा, सब लोग अपने कॉपी पर लिखे भी होंगे कि भारत में जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत में जैव विविधता क्या होती है? बहुत अधिक पाई जाती है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत में जैव विविधता के बारे में देखते हैं कि भारत में जैव विविधता के बारे में कोई आपसे पूछता है तो आप इसके बारे में का बता सकते हैं बालकों, का बता सकते हैं। तो भारत में जब भी जैव विविधता कहेगा तो देखो भारत के पास जमीन कितनी है? भारत के पास जमीन कितनी है? मात्र 2.4%। पूरे विश्व के जमीन की बात करेंगे तो कृषि यानी जमीन की बात करेंगे 2.4%, लेकिन जब जैव विविधता की बात करेंगे तो 8.1% इस भारत में का पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। 8.1% आपकी पाई जाती है। कह रहा है कि भारत उन 12 देशों में सम्मिलित है जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमारे 12 देश है, सबसे अधिक तो रूस में पाया जाता है। उसके बाद से आपके जापान वगैरह जो होते हैं जहाँ पर यदि अधिक भूमि पाया जाता है तो उसमें पाया जाता है। भारत भी उसमें सम्मिलित है। राष्ट्र रॉबर्ट मेप के अनुसार भारत में अभी तक लगभग कितने 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक ज़्यादा जंतुओं की जातियाँ खोजी जा चुकी है। 1 लाख से अधिक पादप की जातियाँ खोजी जा चुकी है रॉबर्ट मेप के अनुसार, और 3 लाख से अधिक जातियाँ इसकी खोजी गई है। चलिए, उसके बाद से एक चीज़ आता है कि अक्षांशीय प्रवणता के बारे में आप लिखिए। अक्षांशीय प्रवणता क्या होता है? अक्षांशीय प्रवणता के जो भी बातें आपकी रहेंगी तो उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो का इसके बारे में आप बता सकते हैं। अक्षांशीय प्रवणता की जब बात करेगा तो ठीक है, तो जब भी बात करेगा अक्षांशीय प्रवणता के तब तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान नहीं है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान नहीं है। जैव विविधता का मतलब होता है जंतुओं का अंतर एक समान नहीं है। कहीं पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहीं पर कम जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता कम तो उसे अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। मान अक्षांशीय प्रवणता का मतलब क्या होता है? बढ़ना और घटना। कहीं आप पृथ्वी पर जाते हैं तो आपको जीवधारियों की विविधता अधिक पाई जाती है, कहीं में जाते हैं तो जीवधारियों की विविधता क्या होती है? कम पाई जाती है। तो अधिक पाया जाना, कम पाया जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर मौसम अधिक गर्म हो जाता है तो वहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तथा ध्रुवों पर मौसम ठंडा होता है तो वहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है। आपको मैंने बताया था कि जहाँ मौसम अनुकूल होता है, जहाँ पर आपकी अधिक टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अनुकूल होता है। जहाँ पर जाड़ा बहुत अधिक पाया जाता है तो जाड़ा के करने के बहुत अधिक जीव जंतु मर जाते हैं तो वहाँ पर जैव विविधता क्या होती है? कम पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप भूमध्य रेखा के पास जाएंगे तो वहाँ 1400 पक्षियों की जातियाँ पाई जाती है, जबकि आप न्यूयॉर्क में जाएंगे तो मात्र वहाँ 105 जातियाँ पाई जाती है। तो अक्षांशीय प्रवणता का यही मतलब होता है ना, बस सिंपल से जानिए कि भारत में कहीं बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है तो बहुत कहीं कम पाया जाता है। जहाँ पर वातावरण अधिक है, जहाँ पर गर्मी अधिक है तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जहाँ पर वातावरण अधिक ठंडा है तो वहाँ पर जैव विविधता आपका कम पाया जाता है। चलिए, और उसके बाद से उस कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाए जाने के क्या क्या कारण? देखो, उस कटिबंधीय प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बात समझ रहे ना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता के अधिक पाए जाने के कारण
कि अधिक पाए जाने के कारण, क्यों अधिक पाया जाता है, क्या क्या कारण है अधिक पाए जाने के कारण। आपको याद होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आपको याद भी होगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या क्या कारण है, तो एक होता है जातीय उद्भवन। जातीय उद्भवन, जातीय उद्भवन का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय में अनुकूल वातावरण पाया जाता है जहाँ पर अधिक से अधिक जातियों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वातावरण होता है अनुकूल पाया जाता है, उसमें अधिक से अधिक जातीय उद्भव होती है। उसके बाद से एक बात होता है पर्यावरणीय क्षेत्र। पर्यावरणीय क्षेत्र, पर्यावरणीय क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर माने ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता अधिक पाया जाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा, वहाँ पर सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, यानी सूर्य की रोशनी तेजी से उसके ऊपर फैलती है, तो वहाँ इसके कारण भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। देखो, जैव विविधता वहीं पर अधिक पाया जाएगा जहाँ के वातावरण उसके अनुकूल रहता है। जहाँ का वातावरण उसके मनुष्य माने जो भी जीव होगा उसके अनुकूल रहता है, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और जहाँ पर प्रतिकूल होता है वहाँ पर क्या होती है, कम पाई जाती है। उसके बाद से एक आप पढ़े थे जातीय क्षेत्र संबंध, याद करो जातीय क्षेत्र संबंध, क्या है भाई, जातीय क्षेत्र संबंध। तो जब भी बात आपसे करेगा जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में तो क्या कहेंगे, जातीय क्षेत्र संबंध। इसके लिए एक समीकरण आपको कई बार मैंने लिखा है, याद है, लाग यस बराबर लाग सी प्लस जेड लाग ए। याद करो, ये आप कभी भूलेंगे नहीं, ये कभी नहीं भूलेंगे। जब भी जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में कहेंगे तो जातियों में जो क्षेत्र होता है उसके बीच में एक संबंध पाया जाता है। कई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे जहाँ पर वर्षा अधिक होता होगा वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। कई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाती है, जैसे मरुस्थल में चले जाइए तो वहाँ पर वर्षा कम होती है, इसीलिए वहाँ पर जैव विविधता क्या होती है, कम पाई जाती है। अब देखो कौन क्या है, यश क्या है, यश, यश को हम लोग कहते हैं जातीय समृद्धि। आज तो याद कर लो इसको, यश को हम लोग कहते हैं जातीय समृद्धि, और सी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। सी को हम लोग अंतःखंड कहते हैं। और जेड को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय ढाल। और ये को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। जेड को रेखीय ढाल कहते हैं और ये को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद से जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, मान जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, या जातीय या जो भी जीवधारी होते हैं, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, पारितंत्र में महत्व, जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपसे कोई पूछेगा। तो पहला आता है कि अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादकता। माने जब जातीय विविधता बढ़ जाती है तो अधिक से अधिक जीवों का क्या होता है, उत्पादन होता है, अधिक से अधिक जीव का निर्माण होता है। स्थिरता, स्थिरता आपको याद होगा, जहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहाँ का जो पारितंत्र होता है अधिक अस्थायी होता है। स्थिरता का मतलब अस्थायी, जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है वहाँ के पारितंत्र अधिक अस्थायी होता है, और जहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाती है वहाँ के पारितंत्र कम अस्थायी होता है। उसके बाद से पारिस्थितिकी स्वस्थता, पारिस्थितिकी स्वस्थता याद है कि जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है वहाँ पर पारिस्थितिकी स्वस्थता भी अधिक पाई जाती है। स्वच्छता का मतलब आपको मैंने खाद्य श्रृंखला का अंतर्गत बताया था कि जहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी वहाँ पर पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। मान लो कि घास है, आपको मैंने कहा था ना, घास है, घास उत्पादक होता है, वह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, और उस घास को कौन खाता है, उस घास को खाता है टीडा, और टीडा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज वगैरह खाते हैं ना। तो ये एक प्रकार की श्रृंखला होती है, सबको भोजन मिलता रहता है, इसलिए सभी लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से आता है खाद्य श्रृंखला, तो जानते होंगे ना, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि जब जीवधारी अपने भोजन के लिए एक कड़ी के रूप में क्या होते हैं, एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं, उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लो कि पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे को कौन खाता है, टीडा, ये का कौन खाता है, टीडा खाता है, या खरगोश जो भी कहिए, और इस टीडा को कौन खाता है, मेढक, इस मेढक को कौन खाता है, सांप, इस सांप को कौन खाता है। लेकिन इसमें एक नियम भी है, इसमें एक नियम है कि अगर इसके पास एनर्जी 1000 है तो मात्र इसका 10% एनर्जी इसके पास जाएगा,
10% का मतलब होता है कि मॉर्गन का नियम भी है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 1000 गुणे 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, केवल 100 आएगा। और इसका फिर 10% निकालेंगे, केवल 10 आएगा। इसका 10% निकालेंगे 0.1% आएगा, 0.1%। इसका निकाले 0.001% आएगा, माने एनर्जी बहुत कम होती चली जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से खाद्य श्रृंखला के बाद आपकी एक बात आती है, जैव विविधता के क्षति के क्या क्या कार्य। बहुत सिंपल सा टॉपिक आपका है, कल एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, सब बच्चा लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि जैव विविधता के क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आखिर जैव विविधता यदि जीवधारी जो है क्यों लगातार कम होते जा रहे हैं, जीवधारियों की संख्या लगातार क्यों कम होती जा रही है, तो जैव विविधता के क्षति के कारण, जैव विविधता के क्षति के कारण क्यों जीवधारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। पहला होगा आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन, लगातार आप जानते होंगे कि लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो लोग हैं लगातार जंगलों की कटाई कर रहे हैं, और जंगलों की कटाई करने के कारण उसमें के जो जीवधारी है रहने के लिए उतना पेड़ पौधे उतने उनको सुरक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी जातियाँ विलुप्त हो रही है। ठीक है, दूसरा आपका लिखा गया है अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन का मतलब आपको मैंने बताया था, अत्यधिक लगातार जंगलों को काटना, जंगलों को काटने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण जंगलों में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण, अभी आपको मैं कुछ समय पहले ही इसका जिक्र किया था कि विदेश से जब जातियाँ जानबूझ करके लाई जाती है, और लाने के बाद जब वह जातियाँ जहाँ लाई जाती है और वहाँ के क्षेत्रीय जो जीव होते हैं जब उसको नष्ट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जातीय, विदेशी जातियों का आक्रमण, और फिर अपना जातव फैला लेते हैं। जैसे जलकुंभी का नाम आपको मैंने बताया था, पहले भारत में जलकुंभी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया से उसको लाया गया, तालाबों में रखा गया, और आज जहाँ देखो तहाँ जलकुंभी ही नजर आ रही है। सविलुप्तता कल आप बात कर रहे थे इसके बारे में, और आपने कहा था कि जब एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, और वह जीव अगर समाप्त हो जाता है तो उसके साथ ये भी जीव, मान 2 जातियाँ एक साथ समाप्त हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहा जाता है। एक होता है वृक्ष बंधन, याद करो विश्रु बंधन, आपको एक बात लिखाया गया था, जब ये बात आपसे पूछा जाएगा तो कहा आप इसके कहेंगे कि जहाँ जीव रहते हैं ना वहाँ प्रकृति का अचानक परिवर्तन हो जाता है। जहाँ जीव रहते हैं वहाँ प्रकृति में अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वृक्ष बंधन कहते हैं। जैसे कोई जंगल में कोई जीव है, वो जंगल में आग लग गया, वो जंगल में क्या लग गया, आग लग गया, पूरा जीव नष्ट हो गया, जल गए, तो उसी को हम लोग कहते हैं वृक्षबंधन। उसके बाद से जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण कैसे आप जीवधारियों को बचाएंगे, तो जैव विविधता संरक्षण की बात करेंगे आप। जैव विविधता संरक्षण में जो जीवधारी है, आप उस जीवधारी को कैसे बचाने का प्रयास करेंगे। जिससे पहला आपका होता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि जहाँ जीव है वहीं पर उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। जिसमें आपके पहला जो बात होता है उसका नाम होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा पहला बात, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं ना, क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जीव होता है उसके चारों ओर का एक सुरक्षित स्थान बना दिया जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, याद है कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 104 आपका लिखे नहीं है, कहाँ आप 104 लिख लीजिएगा, 106 है। चलिए, और कह रहा है जीन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भी सबसे बड़ा उद्यान है, याद है ना, सब आपको याद होना चाहिए। वन्य जीव अभयारण्य भी पढ़े थे। वन जीव अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ जीव रहते हैं उसको चारों ओर की सुरक्षित स्थान होता है। उसके बाद से बाह्य स्थानीय संरक्षण दूसरा आपकी होती है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है ना कि जहाँ जीवधारी रहता है जंगल में, वहाँ से उठा करके दूसरे स्थान पर उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य जीव संरक्षण। ठीक है, उसको आप चाहे तो रख सकते हैं, चिड़ियाघर वगैरह में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक होता है जीन बैंक, एक आपके पास होता है जीन बैंक होता है। तो जो पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसको जीन को निकाल करके जब उसको सुरक्षित रख दिया जाता है कहीं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन बैंक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से द्रुत शीत परिरक्षण। द्रुत शीत का मतलब होता है ना कि -196 डिग्री सेल्सियस पर जब जो सूक्ष्म जीव होता है उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
चलिए, तो इस तरीके से आज ये पाठ आपका रहा। कोई आपसे पूछता है तो बता सकते हैं। दुर्लभ जाति अभी जान जाना, दुर्लभ जाति जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर इसको सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में कहाँ जाएंगे, विलुप्त हो सकती है। तो ये बायोलॉजी का एक 15 नंबर लेसन था आपका, जो हमने समाप्त किया। कल इसका टेस्ट होगा, आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, खूब आराम से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़